पॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा इस पूरे युद्ध के बाद ईरान ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। भले ही ईरान अभी नरमी दिखा रहा हो, लेकिन आगे चलकर ईरान का रुख और ज्यादा सख्त होने वाला है। सौरभ शुक्ला साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा कि आगे क्या होगा। ईरान जो है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि मिलिटरीली ईरान ध्वस्त हुआ, ये बात ज़रूर है। पहले भी मैंने कहा कि रिजीम चेंज वो जो चाहते थे नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और आईआरजीसी जो है वो कट्टरपंथी है, वो ऑब्वियसली वहाँ पर स्ट्रांग हुए हैं, पर मिलिटरीली। और अगर अभी भी कहूँगा कि अगर न्यूक्लियर जो इशू है उस पर ईरान को फोर्स करके उसका एनरिच यूरेनियम ले लिया गया, तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। ऐसा नहीं, मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि ईरान बहुत बड़ा मजबूती से इस युद्ध के बाद आया है। वहाँ के हालात जो हैं, इकोनॉमिक हालात और भी ज्यादा खराब हैं। और अगर आप देखें उससे जो जो इस तरह से उनको क्षति पहुंची है, उससे उभरने में उनको कुछ समय लगेगा अभी। नरेश कौशिक साहब, कि मेरे विचार से ईरान की अर्थव्यवस्था तो जाहिर है कमजोर हुई है, और उसकी अर्थव्यवस्था पहले से भी कमजोर थी और इससे फर्क पड़ा है। लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इससे काफी फायदा हुआ। एक तो पूरे रीजन में उसका जो सिक्का चला है, जिस तरह से उसने पूरे गल्फ की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचाया है, और ईरान से अब वो लोग उसका लोहा मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, इजराइल अब उससे, ईरान से, जैसे पहले लगता था कि ईरान को वो कभी भी दबा के कुचल देगा, ऐसा अब नहीं लगता। अब हालत ये है कि ईरान के पास में जितने ज्यादा मिसाइल हैं इस लड़ाई के बाद भी, उससे कम उसके इंटरसेप्टर्स जो हैं इजराइल के पास हैं। यानी इजराइल को बहुत नुकसान ईरान पहुंचाने की स्थिति में आज है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अमेरिका काफी कमजोर हुआ है सैनिक दृष्टि से, और जो है राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से। सैनिक दृष्टि से आज उसके बहुत सारे जो बड़े बड़े मिसाइल हैं और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनकी संख्या 25 से कुछ केसेस में तो 50% तक कम हो गई है। वो इतने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि ईरान ने बहुत ही सस्ती ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसको उसको रोकने के लिए इन्होंने कई कई मिलियन वाले अपने सिस्टम्स का और मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया। उसमें वो काफी खत्म हो गए। इसके अलावा चाइना जो है, जिस पर आप अपनी सेनाओं को रखते थे, वहां से बहुत सारे सैनिक और एसेट्स अपने आपको, अमेरिका को यहां पर गल्फ में शिफ्ट करने पड़े। तो आपका ईरान पर, जो ईरान को रोकने के लिए आपको चीन से आपकी नजर हटी। इसी तरह से यूक्रेन में, तो अमेरिका के पास अब यूक्रेन के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो इससे रूस मजबूत हुआ है, इससे चीन मजबूत हुआ है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, अमेरिका की जो सैनिक शक्ति है वो कमजोर हुई है, और इन्होंने किया, इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और अपनी फौज को ओवर एस्टिमेट किया। वो बात बड़ी साफ हुई है। ईरान के इस लड़ाई के कारण अमेरिका, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि नुकसान जरूर ईरान का हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जो प्लस माइनस करें, तो ईरान का पलड़ा मुझे भारी दिखता है। ईरान का पलड़ा भारी होने का एक दूरगामी असर भी पड़ता है। वह है कि उस पूरे क्षेत्र में जो आसपास के इलाके थे, दूसरे देश थे, वहाँ पे अमेरिका सबका सुरक्षा या फिर चौकीदार बनकर था, सब जगह अपना बेस बना कर रखा हुआ था। लेकिन क्या अब सुरक्षा की गारंटी जो यूएस दे रहा था उन सारे देशों को, क्या वो देश अब यूएस पर उतना भरोसा कर पाएंगे क्या? ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एम्बेसडर वीणा सिकरी मैम, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर नरेंद्र तनेजा साहब के पास जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि इस लड़ाई के बाद पूरी तरह से ये साबित हो गया है कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा ईरान पे ऑल आउट अटैक करे। अब ये आप सबको पता है कि 4-5 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये धमकी दी थी कि आज रात तक मैं ईरान पे दोबारा ऑल आउट अटैक करने वाला हूं और ईरान का खात्मा करने वाला हूं। कुछ ही चंद ही घंटों में उनको अपनी राय बदलनी पड़ी
और लगा कि इंटरनल ऑपोजिशन और लोगों ने कहा कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, जो भी वजह हो और उनकी फिजिकल कैपेसिटी भी है, ये अटैक वो नहीं कर पाए और इसलिए ये एमओयू अब फाइनल होने के तरीके में आ गया है। तो ये जो अमेरिका की स्थिति थी, अपनी धमकी को कैरी आउट करने के लिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए साफ पता चलता है कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा ऑल आउट अटैक लॉन्च करे। हालांकि इजराइल उन पे बहुत दबाव डाल और रहा है। अटैक यहाँ पे दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ईरान काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, संक्षिप्त में बात खत्म करेगा, जो शो का समय खत्म हो रहा है जी। हाँ, बस बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि ईरान जो गल्फ के नेशन कतार हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया, जो आज से पहले अमेरिका कह रही थी कि नहीं ईरान को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, आज वो अपने रीइवैल्यूएशन हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि इस ईरान यूएसए युद्ध के बाद पूरा ग्लोबल ऑर्डर में जो बदलाव आ रहा है, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, उसके जो नए आसार हैं वो बहुत साफ नजर आ रहे हैं। The new global बहुत ही order होगा is बिल्कुल। नरेंद्र तनेजा साहब, ये गल्फ के जो नेशन है, जो हमेशा जो उनके सुरक्षा के समीकरण थे, वो बदल जाएंगे इस पूरे युद्ध के बाद? देखिए, भारत के नजरिए से देखें तो जो समीकरण इतने बदलेंगे कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और नजदीक जाएगा और चीन के और नजदीक जाएगा। अगर ऐसा होता है, वो पाकिस्तान जैसे कोई पूछता नहीं था, उसकी इतनी अहमियत हो जाएगी। सऊदी अरब जैसा देश जो एक एनर्जी सुपर पावर है, उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़े और कहीं ना कहीं बिना चीन के इन्वॉल्वमेंट के तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्या डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल और रिपरकशंस होंगे, आप समझ सकते हैं, भारत के लिए खास तौर से। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है, अमेरिका, मेरा ये कहना था, ईरान मजबूत होकर निकला, ठीक है, फौजी रूप से तो उनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उनके साथ चाइना भी है और रशिया भी है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब ये जितना भी उनको नुकसान हुआ है, चाहे वो आर्थिक हुआ है, ईरान जो है वो काफी, वहां मैं कई दफे गया हूं, वो बहुत ही अंदर से मजबूत देश है। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था सारी चीजों को, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिए, आखिर में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको ब्रोकर किसने किया है? पाकिस्तान ने नहीं किया, कतर ने किया है। कतर ने आकर के वो भूमिका निभाई। और कतर का मतलब नहीं, और कतर का मतलब यह है कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा ईरान को पश्चिम की तरफ से, अमेरिका की तरफ, वो कतर के माध्यम से होगा। इसको आपको समझना है। कतर की